हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे 17 जून 2021 का। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो ये हमारा आर्टिकल है वो दंगे हुए थे सीएए को लेकर, जो धरना प्रदर्शन हुए थे उससे रिलेटेड है। उस पर जो अभी हाई कोर्ट ने जो उसमें 3 जो आरोपी थे उन तीनों आरोपियों को बेल दे दी है। उस बेल के ऊपर ही यह आर्टिकल आज का आधारित है। इसमें जो लेखक ने कहा है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अभी बेल दी है उनको, जो तीनों जो लोग थे, 3 जो लोग इसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और प्रिवेंशन एक्ट में और इनको अरेस्ट किया गया था और इन अरेस्ट करने के बाद 1 साल तक ये लोग जेल में रहे। जो इनके नाम थे वो आसिफ इकबाल तना और नताशा नरवाल, और इसमें जो तीसरी जो थे वो थे देवनंदा कलिता। इन तीनों के द्वारा ही अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत इनको अरेस्ट किया गया था और फरवरी 2021 में इन्हें अरेस्ट किया गया था। फरवरी 2021 में इन्हें अरेस्ट करने के बाद में जब से ये लोग जेल में ही थे, इन्हें हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में इन्हें जमानत दी है। तो उसके ऊपर जो बात कही गई है वो ये कहा गया है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में आजकल जितने भी केस हो रहे हैं उन केसेस में जो एंड रिज़ल्ट निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि जो इस एक्ट का जो यूज़ हो रहा है वो बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा है, और गलत तरीके से इसका यूज़ करके सरकार जो है किसी भी व्यक्ति को अपना कानून के दायरे में लाकर उसे जेल भेज देती है। इसका क्लोज एग्जामिनेशन नहीं किया जा रहा है। क्लोज एग्जामिनेशन करना इसका बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो कोर्ट है उस कोर्ट ने यही नियम बना रखा है कि 100 बेगुनाह छूट जाने चाहिए, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए उन्होंने ब्रॉड पॉसिबिलिटीज़ का जो उनका सिद्धांत है उसको अपनाते हुए इन तीनों को यहाँ पे बेल दी है। और ये कहा है कि जो प्रथम दृष्टया इनके ऊपर यह केस जो लगता है उसको वो साबित नहीं होता है, इसलिए प्राइमा फेसाई जो चीज़ है उसको देखते हुए इन्हें यहाँ पे बेल दी गई है। इसमें साथ ही में ये बात भी कही गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेल देने का जो आधार होता है, वो बेल जिस तरीके से दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये बात कही गई है कि जो अगर प्रथम प्राइमा फेसिया अगर कोई व्यक्ति अगर गुनहगार नज़र आता है तो उसे बेल देने का हकदार कोर्ट को नहीं है, उसे बेल नहीं दी जाती है, चाहे से वो कितना भी संगीन जुर्म हो या कितना भी आसान जुर्म हो। तो इस केस में ये बात सारी कही गई है दोस्तों। तो इसको लेकर कुछ विशेष बात जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को लेकर निकलती हैं, और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड यह जो केस है वो चल रहा था। इसमें 740 जो विटनेस थे उनकी गवाही हुई थी, और गवाही के बाद में अंत में यह कोर्ट ने देखा है कि कंक्लूजन निकला है कि जो इसका इम्पैक्ट है वो इन तीनों के द्वारा नहीं डाला गया था। तीनों के द्वारा ये जो साजिश की गई थी वो एक आतंकवाद स्तर की नहीं थी, जिसे कि शुरू में जब इन्हें अरेस्ट किया गया था जैसे कि कहा गया था कि आतंकवादी गतिविधियों में भी ये लोग शामिल थे। तो इस प्रकार की जो कॉन्स्पिरेंसी है वो देखना होगा कि किस प्रकार से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट का जो यूज़ है वो बंद किया जाए और इसके प्रॉपर यूज़ को बढ़ावा दिया जाए। प्रॉपर यूज़ के कारण ही के द्वारा ही इस लॉ का जो मेन मकसद है वो पूरा हो पाएगा। जबकि अभी तक जितने भी केस देखे गए हैं उसमें यही देखा गया है कि सरकार के द्वारा इस एक्ट का अभी तक पूरी तरीके से दुरुपयोग किया गया है, और यह दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। इसी प्रकार की बात कही गई है इस आर्टिकल में, और लेखक के द्वारा इन्हें जो बात कही गई है उसमें यही कहा गया है कि यह टेरराइजिंग डिसेंट है, और किसी भी आम आदमी को जो कि एक धरना प्रदर्शन करने की हमारे देश में छूट दी गई है उस छूट को दरकिनार करते हुए और उन्हें टेररिस्ट का हवाला देते हुए या इस लॉ के द्वारा उन्हें टेररिस्ट बनाए जाकर उन्हें इस एक्ट के अंतर्गत
जेल में डाल दिया जाता है। तो यह एक बहुत ही बुरी बात है, और जो आज़ादी का जो हमारे देश में हर व्यक्ति को अधिकार है उसका इसमें उल्लंघन किया जाता है, ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये आर्टिकल जो है वो जो इटालियन जो मरीन के समुद्र तट ये जो सेना के जो सदस्य थे, सैल्वाटोर गिरेन उनका नाम था और लेरो उनका नाम था, उनके द्वारा जो भारत की तटीय सीमा में 2 मछुआरों को मार दिया गया था जो कि केरल से थे। उनके लिए कंपनसेशन और उनका जो केस था उसको चलाए जाने की बात को लेकर यह आर्टिकल है। इसमें दोस्तों 9 साल पहले का यह केस है, और 9 साल पहले 2 इटालियन जो लोग थे उन्होंने केरला के कोस्ट पर उन्हें समुद्री लुटेरे समझकर मार दिया गया था, और मारने के बाद में उनके ऊपर केस चलाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक जजमेंट दिया है, उसमें कहा है कि इन लोगों को जो कंपनसेशन है वो मिल रहा है, कंपनसेशन दिया जा रहा है इटली की सरकार के द्वारा, जो कि 10 करोड़ का कंपनसेशन है। और अगर इन्हें कंपनसेशन दिया जा रहा है तो इनके ऊपर केस चलाने का कोई अधिकार नहीं बनता है। और चूँकि भारत में यह इस प्रकार का लॉ है कि उन्हें इम्यूनिटी दी जाती है कि अगर वो देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, देश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें इम्यूनिटी मिलती है और उन पर केस नहीं बनता है। उसके द्वारा ये भारत से तो मुक्त हैं ही। दूसरी तरफ इटली ने यह आश्वासन दिया है कि उनके ऊपर वो अपने देश में केस चलाएंगे, और अपने देश में केस चलाकर अगर उन्हें गिल्टी पाया जाता है तो वो उन्हें सज़ा भी देंगे, ऐसी बात इसमें कही गई है। जो कंपनसेशन मिलेगा उसमें जो दोनों जो मछुआरे थे उन्हें 4-4 करोड़ रुपए मिलेंगे, और जो जिसकी बोट थी, जिसकी नाव थी, उसे 2 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा, ऐसी बात इसमें कही गई है। तो दोस्तों बेसिकली जो इसमें बात कही गई है वो बेसिकली इसका जो मेन मुद्दा है आर्टिकल का वो यही है कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जो 2 देश के बीच में जब कभी भी कोई भी झगड़ा हो जाता है या कोई भी केस चलता है तो उसमें यह कोर्ट जो मध्यस्थता करके उसका सॉल्यूशन निकालता है, उसके द्वारा भी यही जजमेंट दिया गया था कि इंडिया और इटली के पास में दोनों के पास में पर्याप्त जुरिडिक्शन है, क्योंकि ये समुद्री सीमाएं जो होती हैं हर देश की हो सकती हैं, और समुद्री सीमाओं में अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कार्य करने पर उन्हें दोषी नहीं पाया जाता है, ऐसी बात परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा था, जो मध्यस्थता का अधिकरण है उसके द्वारा यह की गई थी। और साथ ही यह बात भी कही गई है कि जो यह मृत्यु जो हुई है वो किसी ने भी इंटेंशनली नहीं करी है। इंटेंशनली अगर ये मृत्यु होती तो इस प्रकार का केस उन पर बनता था, लेकिन अगर वो इंटेंशनली अगर यह कार्य नहीं किया गया है तो इस इंटेंशनली कार्य ना होने के कारण, देश के हित में होने के कारण इनके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। दूसरा, अगर सरकार के द्वारा इन्हें कंपनसेशन दिया जा रहा है तो कंपनसेशन देने की स्थिति में भी यह केस नहीं चलाया जा सकता। इसलिए ही यह कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही गई है कि यह कोर्ट जो इस केस को यहीं पे बंद करता है, और जो कंपनसेशन देने की बात की गई है वो कंपनसेशन इनको दिया जाएगा, और उसी के द्वारा इन्हें जो इटली के जो मरीन रक्षक जो थे उन्हें फ्री किया जाएगा, उन्हें मुक्त किया जाएगा, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा, और इस प्रकार से यह बात कही गई है। दोस्तों इसमें आर्टिकल में जो विशेष बात है वो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण से संबंधित है। जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण है उसके संबंध में कुछ विशेष बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष विशेषज्ञों का एक पैनल होता है, जो कि एक गैर सरकारी पैनल है, नॉन गवर्नमेंटल है। इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई पावर नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल पैनल है ये। इसके अलावा इसे कानून और व्यावहारिक विशेषज्ञता के ज्ञान के आधार पर इसमें जो सदस्य होते हैं वो नामित किए जाते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान या एक राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें 3 सदस्य होते हैं, बेसिकली तीनों सदस्य इस कोर्ट का जो इस कोर्ट को चलाते हैं। इसके अलावा
वर्ष 1899 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो हेग नीदरलैंड में है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण का जो मुख्यालय है वो हेग नीदरलैंड में है। इसके अलावा यह एक अंतर सरकारी संगठन है और जो विवाद समाधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सेवा प्रदान करने और राज्यों के बीच मध्यस्थता एवं विवाद के लिए समर्पित है। तो इसके अलावा दोस्तों यह परमानेंट कोर्ट और जो आर्बिट्रेशन है उसमें 3 अन्य शाखाएं भी होती हैं। जो इसमें एक प्रशासनिक परिषद होती है जो नीतियां और बजट बनाने का कार्य करती हैं। दूसरा, इसमें एक स्वतंत्र संभावित मध्यस्थों का पैनल होता है जिसके द्वारा न्यायालय में सदस्य के रूप में जो माने जाते हैं, जो कि ये जो निष्पक्ष विशेषज्ञ होते हैं वो ये पैनल होते हैं, जो 3 सदस्यीय पैनल होता है। इसके अलावा इसके सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के रूप में भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो कहा जाता है इसके सचिवालय को। तो इस तरीके से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर का न्यायालय है जो जिसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहा जाता है। इसमें इसके द्वारा एक वित्तीय सहायता कोष भी बनाया गया है। जिन देशों के द्वारा अन्य देशों पर जब केस किया जाता है तो उसमें जो भी वित्तीय खर्चा होता है विवाद निपटान के लिए, उसका जो बंदोबस्त भी है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ये कोर्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्ट है और कई बार इस कोर्ट के द्वारा ऐसे डिसीजन दिए गए हैं जिनसे कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर है ना सुधार हो सका है। और इसी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के द्वारा भी यह कहा गया था कि ये जो इटली और भारत का जो यह केस है उसमें भारत और इटली दोनों को ही पर्याप्त अधिकार है। वो अगर चाहें तो दोनों के ऊपर केस चला सकते हैं, चाहे तो उन्हें मुक्त भी कर सकते हैं। लेकिन भारत में इस प्रकार का कानून है कि अगर कोई देश हित में अगर किसी कार्य को करता है और अगर वो अनजाने में अगर उस कार्य को करता है तो उसके ऊपर केस नहीं चलाया जाता। तो ऐसी स्थिति में वो जो दोनों इटली के जो नाविक हैं, जो तटरक्षक हैं, वो भारतीय कानून से तो मुक्त हैं और इटली में उन पर जो केस चलाए जाने की बात कही जा रही है। तो इस केस में इटली ने उन्हें दोनों मछुआरों को कंपनसेशन देकर अपने प्रभाव से मुक्त कर दिया है और इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी यह वर्डिक्ट दिया है कि उन्हें कंपनसेशन ही दिया जाएगा। कंपनसेशन ही उनके लिए जो मैक्सिमम रिज़ल्ट है वो हो सकता है, इसके अलावा कुछ और इसमें किया जाना संभव नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात कही गई है वो एफडीआई से रिलेटेड बात कही गई है। जो एफडीआई का जो इनफ्लो है वो आरबीआई के एक डाटा के अनुसार बढ़ा है और इस आर्टिकल में यही बात कही गई है कि जो एफडीआई का इनफ्लो है वो बेशक बढ़ा है, लेकिन यह एक अच्छा सिग्नल नहीं है क्योंकि एफडीआई का जो बेसिक जो इंक्रीमेंट है वो सिर्फ 3 से 4 जो कंपनीज़ हैं उनके द्वारा ही किया गया है। इसके अलावा जो एफडीआई का इनपुट है वो काफ़ी ज़्यादा किसी और कंपनी में नहीं बढ़ा है। जो टोटल जो बात कही गई है वो इस आर्टिकल में यही कही गई है कि जो एफडीआई का जो इनपुट है वो टॉप 5 जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% से ज़्यादा है। इसका मतलब कुछ विशेष कंपनियां जिसमें जियो और रिलायंस की अन्य कंपनियां हैं और बाइजूस हैं, इस प्रकार की जो बड़ी जो कंपनियां हैं उनमें ही इन्वेस्टमेंट जो है देखने को मिला है। और यही इन्वेस्टमेंट एफडीआई का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कम से कम 47% इसे बताया जा रहा है। 47% यह पार्ट है। तो इसी को लेकर यह बात कही गई है कि जो एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट है वो बेशक बढ़ा है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं बढ़ा है कि जो एक खुशी की बात हमें लगे। आरबीआई ने अपने डाटा में भी यह बात जाहिर की है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो टॉप 5 कंपनीज़ में ही 48% के समथिंग है और जो अन्य जो उसके अलावा इन्वेस्टमेंट एफडीआई में होता था उसमें 50% की गिरावट आई है। इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो दोस्तों एफडीआई से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण बात है वो उनकी तरफ
अपन चलते हैं पहले समझते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई में क्या अंतर होता है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है इसमें और इसमें क्या अंतर है उसको समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जो एफडीआई होती है इसमें कोई कंपनी विदेश की किसी कंपनी में अपना पैसा लगाती है, अपना शेयर लगाती है। और एफडीआई में जो इन्वेस्टमेंट होती है इसमें किसी मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो एफआईआई होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें एक मध्यस्थता की ज़रूरत होती है जिसमें एक सेकेंडरी मार्केट होता है। उस सेकेंडरी मार्केट के थ्रू ही यह इन्वेस्टमेंट की जाती है। दूसरी ओर एफडीआई में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कंट्रोल की जाती है फॉरेन मैनेजमेंट के द्वारा। एफडीआई के कुछ विशेष रूल हैं, उनके अनुसार ही एफडीआई का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दूसरी ओर जो एफआईआई का इन्वेस्टमेंट होता है उसमें मार्केट, जो सेकेंडरी मार्केट जिसके थ्रू ये पैसा लगाया जाता है उसका इन्वॉल्वमेंट है तो उसके द्वारा यह मैनेज किया जाता है। और एफआईआई में जो मैनेजमेंट कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है, यह उससे पूर्णतः स्वतंत्र होता है। इसका मतलब यह बिना किसी परमिशन के या बिना किसी अन्य तरीके को अपना कर किया जाता है। एफडीआई में जो लॉकिंग पीरियड होता है वो एफआईआई में नहीं होता है। एफडीआई में लॉकिंग पीरियड होता है कि सर्टेन समय के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो एक विशेष पीरियड के द्वारा उसकी कानूनी कार्रवाई करके किया जाता है। लेकिन एफआईआई में कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। एफआईआई में जो इन्वेस्टमेंट है वो बिना लॉकिंग पीरियड के लिए किया जाता है। इसके अलावा एफडीआई में जो निवेश होता है वो 10% के ऊपर होता है। 10% के ऊपर का जो निवेश किया जाता है कंपनी के टर्नओवर के हिसाब से 10% से ऊपर का अगर निवेश किया गया है तो ही कंपनी में एफडीआई का इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर 10% से अगर कम होता है तो उसे एफआईआई के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट तभी कहलाता है अगर कोई 10% से नीचे या किसी सेकेंडरी मार्केट को के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे एफआईआई के अंतर्गत लिया जाता है। और अगर कोई 10% से ऊपर अगर किसी कंपनी के द्वारा निवेश किया जाता है तो उसे एफडीआई के अंतर्गत लिया जाता है। इसके अलावा एफडीआई और एफआईआई जो दोनों हैं उनका जो रेगुलेशन किया जाता है, उनकी जो विनिमय संस्था है वो सेबी के द्वारा इन्हें किया जाता है और सेबी के द्वारा इन्हें किया जाता है। दूसरी ओर जो कंपनी होती हैं जो एफआईआई और एफडीआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो कंपनीज भी सेबी से रजिस्टर्ड होनी चाहिए और सेबी के द्वारा उन्हें मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो जो कंपनीज़ हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाती हैं। तो दोस्तों जो एफआईआई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये कुछ विशेष बातें थी जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये बेसिक टर्म हैं और इस बेसिक टर्म पे बहुत बार जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो समझते हैं हमारे आर्टिकल में और का विशेष है। दोस्तों इस आर्टिकल में और विशेष यही बात बताई गई है कि जो एफआईआई से संबंधित जो इन्वेस्टमेंट अभी हमारे देश में आई है वो टोटल कुछ कंपनियों से रिलेटेड ही है। वे ये कंपनियां जो देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, इनके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था चलाई जाती है और बहुत मोटे तौर पर इनमें इन्वेस्टमेंट हमेशा की तरह ही आता रहता है क्योंकि मल्टीपल सेक्टर्स में ये कंपनियां काम करती हैं और मल्टीपल सेक्टर्स में इनके काम करने के कारण इनका जो सिनेरियो है वो भी डिफरेंट रहता है। किसी परिस्थिति में इनके पास में किसी सेक्टर में पेमेंट आती है और किसी दूसरे में सेक्टर में भी इनके पास में पेमेंट आ सकती है। तो इसी तरीके से यह बात इस आर्टिकल में कही गई है कि जो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट है वो कम है, एफआईआई का इन्वेस्टमेंट है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही होता है। छोटे समय के लिए एफआईआई का इन्वेस्टमेंट और बड़े प्रॉफिट के लिए किया जाता है। इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट से देश को जो डाटा जो उन्होंने प्रस्तुत किया है उसके आधार पर इन्हें खुश होने के बजाय इस प्रकार का कार्य करना चाहिए जिससे कि सर्विस सेक्टर में जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो हमारी कवायद चल रही है उस आत्मनिर्भर भारत की कवायद पे हम लोग ध्यान दें और जो उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाना है उसको बढ़ावा दिया जाए। देश की जो आर्थिक स्थिति अभी ख़राब हो रखी है उसे बढ़ावा दिया जाए और देश में रोज़गार और इसी तरीके के जो सेक्टर्स हैं उन्हें बढ़ावा देकर और आगे बढ़ाया जाए। इसी प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो मुख्य बात कही गई है वो एनर्जी इन एफिशिएंसी को लेकर बात कही गई है। जो भारत में जो एनर्जी का यूज़ है
उसके डाटा के ऊपर यह बात कही गई है कि किस प्रकार से जो भविष्य में भारत में जो है एनर्जी का यूज़ बढ़ने वाला है, और जो गर्मी जो बढ़ रही है, ग्लोबल क्लाइमेट जो बढ़ रहा है, उसके कारण जो गर्मी हो रही है उसमें इस एनर्जी का सबसे बड़ा योगदान होगा। सबसे बड़ा योगदान इसमें बात की गई है एसी की। जो एयर कंडीशनर हैं, एयर कंडीशनर का यूज़ जो आजकल के समय में सबसे ज़्यादा हो रहा है कूलिंग के लिए, उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर यह आर्टिकल बताया गया है। और इस आर्टिकल में विशेष ये बात कही गई है, जो हीट वेव हमारे देश में चलती है, हमारे देश में जो गर्मी बढ़ती है, उसके कारण हमारे देश में जो तापमान है वो कभी नॉर्मल नहीं रहता है। ज़्यादातर हिस्सों में गर्मी हमेशा रहती है, और जो एसी की जो खपत है वो अगले 10 साल में 4 गुना होने वाली है, और 20 साल में 10 गुना होने वाली है। ऐसी स्थिति में जो एसी के द्वारा जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं पर्यावरण के ऊपर, उन्हें देखा जाना चाहिए। और जो एक डाटा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, इस डाटा में कहा गया है जो भारत के जो लोग हैं उनके द्वारा जो एसी का परचेज किया जाता है, वो एसी का परचेज का पैसों को देखकर किया जाता है। केवल जो हमारे देश की परचेज़ है लोगों की, वो एनवायरनमेंट को देखकर नहीं होती है। वो इस तरीके से परचेज़ करते हैं कि उन्हें जो किफ़ायती एसी किस प्रकार से मिलेगा। 3 रेटिंग और 5 रेटिंग जो एसी हैं उनकी जो सेलिंग है वो नॉर्मल एसी से बहुत ही कम है। इस प्रकार एनर्जी एफिशिएंट जो भी मशीनें हैं उनकी ख़रीद बहुत कम है। हमें यह कदम उठाना चाहिए, या सरकार को इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए कि जिस तरीके से जनता में यह अवेयरनेस फैले कि यह पर्यावरण के लिए नुकसान देते हैं नॉर्मल एसी, और इनकी ख़रीद के बजाय आप रेटिंग वाले जो एसी हैं उन्हें ही ख़रीदें। उन्हें ही ख़रीदने के पश्चात उन्हें अपने घर में काम में लें। तो जो एक सर्वे के आधार पर यह बात कही गई थी, उसमें यह देखा गया था कि 43% जो घर के लोग हैं वो एसी यूज़ करते हैं सिर्फ 3 और 4 घंटे के लिए। एसी जो उनके घर में यूज़ में लाया जाता है वो इसीलिए यूज़ में लाया जाता है कि हमारे जो ठंडा है वो कमरा एक बार सोने लायक हो जाए तो हम उसमें सो लें, या कोई भी और कार्य करना है तो वो कर सकें। दोस्तों, यह बात आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखी होगी। ज़्यादातर जो एक मिडिल क्लास फैमिली जब कभी एसी परचेज़ करते हैं तो उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही रहता है कि किस तरीके से जो गर्मी से बचा जाए, और एसी का प्रॉपर यूज़ नहीं करके वो सिर्फ इतना ही एसी का यूज़ करते हैं जिससे कि उन्हें उनके कमरे में ठंडक हो जाए और वो सो जाएं। तो कि हाँ, आपने देखा होगा हमारे घर में कभी हमेशा ये बात एसी को लेकर चलती रहती है कि 1 घंटा चला लेना, 2 घंटे चला लेना, फिर कमरा बंद कर देना, फिर उसमें सो जाना। इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। तो ये एक सर्वे के अनुसार ये देखा गया है, बहुत 15% से भी कम लोग ऐसे हैं जो 8 घंटे से ऊपर एसी का यूज़ करते हैं। और जो प्रॉपर टेम्परेचर हमारे लोगों के द्वारा मेंटेन किया जाता है वो 26 से 27 है। 21 से 30 तक की रेंज में बहुत कम लोगों के द्वारा एसी का टेम्परेचर रखा जाता है। ज़्यादातर रूम टेम्परेचर जिसे कहते हैं 26 से 37, उसी टेम्परेचर पर इसे रखा जाता है। और इस प्रकार का सर्वे जो निकल के आया है, तो बेसिकली सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि जो एसी की परचेज़ है वो या तो कम हो। इस प्रकार के हाउस बिल्डिंग को हमें बढ़ावा देना चाहिए जो गर्मी से रक्षा कर सकें, जो गर्मी जो टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकें। इस प्रकार के घरों को बनाने का बढ़ावा देना चाहिए। और दूसरी ओर जो 5 स्टार रेटिंग के जो एसी हैं और उनकी ख़रीद पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार के जो एनर्जी एफिशिएंट जो चीज़ें हैं उन्हीं की ख़रीद की जाए, और उनकी ख़रीद से जो पर्यावरण को जो नुकसान होना चाहिए उसे मिनिमम किया जाए। ऐसा नहीं है कि 5 स्टार रेटिंग से जो हमें नुकसान होता है वो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, पर यह ना के बराबर होता है, जिससे कि बड़े पैमाने पर जो नुकसान हमें नॉर्मल एसी से होता है उसकी तुलना में बहुत कम नुकसान इससे होता है। दूसरी ओर जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इसमें बात कही गई है वो यह भी कही गई है कि जो इस प्रकार का जो 5 स्टार लेबलिंग का जो प्रोग्राम चलाया जाता है उसके बारे में भी जो पब्लिक है वो ज़्यादा नहीं जानती है कि ये क्या चीज़ होती है और इसका क्या उद्देश्य है, क्यों रेटिंग दी जाती है। और एनर्जी जो 5 स्टार 4 स्टार से रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो एनर्जी का कंजम्पशन किस प्रकार से
जो एसी कम करते हैं, किस प्रकार इनकी वर्किंग होती है, उस प्रकार की सामान्य जानकारी लोगों के पास में उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से जो नॉन एसी वाले जो जब तुरंत एक एसी ख़रीदने का डिसीज़न लेते हैं तो वो इस बात की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि इसका क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य सॉल्यूशन भी इसके जो बताए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ा सिस्टम चलाया जाना चाहिए, बिहेवियर को लेकर एक बड़ा सिस्टम चलाया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि जो मकान हैं, जो घर बनते हैं, वो इस प्रकार से बनाए जाएं कि उसमें गर्मी जो अंदर है वो ट्रैप नहीं हो, और ट्रैप जो हीट ट्रैप इफ़ेक्ट जो कहा जाता है उसके हिसाब से गर्मी ना हो, और हवा के आने जाने का प्रॉपर बंदोबस्त हो। अवेयरनेस कैंपेन भी इस दिशा में चलाए जाने चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि एक एनर्जी एफिशिएंट मशीन जो है वो किस प्रकार से होती है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि जो एसी की बात यहाँ पर विशेषकर इसलिए कही गई है क्योंकि हमारे देश में जो तापमान है वो अक्सर हाई ही रहता है, ज़्यादा ही रहता है, और जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के जरिए जो टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है उसको देखते हुए यही कहा जा रहा है कि जो भविष्य में टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, और जो हाउस होल्ड जो घर के लोग हैं वो अभी एसी का इतना ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी और ये चीज़ें उपयोग के हिसाब से और चीज़ें सस्ती होती जाएंगी, तो उसके बाद में जो इसका जो निजी यूज़ है वो बढ़ता जाएगा। तो इसी कारण यह एसी को लेकर यह बात कही गई है, एयर कंडीशन को लेकर यह बात कही गई है। आइए समझते हैं एयर कंडीशन से ही होने वाला नुकसान किस प्रकार से होता है और इसका क्या कारण रहता है। दोस्तों, सबसे पहला कारण तो एयर कंडीशन से संबंधित यह है कि एयर कंडीशन को ठीक से काम करने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत अधिक बिजली लेता है ये, जिसके कारण बिल भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, और यह बहुत अच्छी बिजली की खपत करता है, और इसलिए इससे प्रदूषण भी होता है। जैसे कि एनर्जी को आप जानते हैं कि एनर्जी को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है, उसे ना तो नष्ट किया जाता है और ना ही बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में जब हम एनर्जी का यूज़ करते हैं तो वो भी खपत के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़ती है, और जिससे कि जो कि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, और इससे भी ओजोन लेयर को नुकसान होता है, और ग्लोबल वार्मिंग में इसका विशेष योगदान माना जाता है। इसके अलावा एयर कंडीशन एक बहुत जटिल मशीन है, इसके कई हिस्सों से मिलकर ये बनती होती है, और जिस तरीके से ये काम करती है उसमें CFC जो होती है, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, CFC का ये फुल फॉर्म होता है, और इसके अलावा जो HFC होता है उसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। ये HFC और CFC जो होते हैं वो एक कूलिंग एजेंट के रूप में जो AC में काम में लिए जाते हैं, वो दोनों भी एक ग्रीन हाउस गैस हैं, और ये गैस जो हैं वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इनके द्वारा जो AC के द्वारा जो मेन जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बताई जाती है। इसके अलावा जो एयर कंडीशन होते हैं वो वैश्विक रूप पे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, और प्रत्येक एयर कंडीशन में कुछ नलिकाएं होती हैं, और कुछ जो उसके पार्ट्स होते हैं वो हमेशा बंद रहते हैं, और उन बंद पार्ट्स में बैक्टीरिया और धूल जमा होती रहती है, जो हर बार जब अपन AC चलाते हैं तो उसमें निकलने वाली धूल और जो बैक्टीरिया होती है वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, और विशेषकर जो बच्चों के लिए इसे बहुत नुकसानदायक बताया गया है कि ये जो डस्ट इसमें से निकलती है उसमें बहुत बैक्टीरिया जो जमा हुए होते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा एयर कंडीशन में जो उपयोग में आने वाली जो प्लास्टिक है वो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होती है। दोस्तों, पहले जो AC काम में लाए जाते थे उस AC में पहले मेटल भी होता था, लेकिन आजकल AC को हल्का और सस्ता बनाने के लिए उसमें प्लास्टिक का यूज़ होने लग गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लास्टिक एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट नहीं है। इसे ख़त्म होने में ही एक प्लास्टिक अगर ज़मीन के नीचे दबी रहे तो वो हज़ारों साल तक वहाँ पड़ी रहती है, ऐसा बताया जाता है। तो ऐसे में प्लास्टिक का उपयोग जो है वो इसे और भी हानिकारक बनाता है, और प्लास्टिक का उपयोग होने के कारण इसमें यह कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाहर जब छोड़ी जाती है तो यह ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देता है। ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देता है तो अल्टीमेटली जो ओजोन डिप्लीशन है, ओजोन का जो ख़राब होने का जो प्रोसेस है वो बढ़ता है, और बढ़ता है तो ओजोन डिप्लीकेशन के कारण जो है वो
ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है। तो इसी का कारण जो बेसिकली जो एनर्जी का कंजम्पशन है उसको देखते हुए इसी पर बेस करते हुए ये आर्टिकल है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो इसमें जो आपसे बात पूछी जा सकती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उससे रिलेटेड की जा सकती है, और एसी से रिलेटेड यह कुछ विशेष पॉइंट थे जिनके कारण यह आर्टिकल एसी पर आधारित था। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो विशेषता बात कही गई है वो यही कही गई है कि जो कोविड-19 के बाद में जब अब सब सारी स्थिति नॉर्मल है और ऐसी स्थिति में जो अब स्कूल भी खुलने वाले हैं और स्कूल खुलने की स्थिति में जो हायर एजुकेशन है उससे रिलेटेड जो स्थिति रहने वाली है उसकी तरफ इसमें इशारा किया गया है। और ये बताया गया है कि जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पे गवर्निंग बॉडी हैं जिसे यूजीसी कहा जाता है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, और जो इसके द्वारा जो स्टेप उठाए जाने चाहिए वो स्टेप स्टेट्स को डायरेक्शन देके और स्टेट्स को एक्स्ट्रा फंड उपलब्ध कराकर उन्हें जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स को जो प्रॉपर सैनिटाइजेशन और हाइजीन देकर जो कोविड-19 से रिलेटेड जो गाइडलाइन है उन्हें प्रॉपर तरीके से मानकर ही यह कॉलेज और स्कूल खोले जाने चाहिए, और उसके बाद में जो पेपर हैं और पढ़ाई हैं जो उनसे रिलेटेड अन्य कार्य हैं वो किए जाने चाहिए। तो उसी के बारे में यह आर्टिकल बताया गया है, और इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि जो भी टॉप गाइडलाइन बनाने वाले हैं, डायरेक्शन देने वाले हैं, उन लोगों को चाहिए कि इस प्रकार की गाइडलाइन बनाई जाए, इस प्रकार के प्रोसेस को अपनाया जाए जिससे कि इन स्कूलों में या इन कॉलेजों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर संक्रमण का खतरा ना हो, और साथ ही उन्हें ऐसा प्रोसेस और ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिससे कि इनको यह फील होए कि हम लोग जो हैं वो अभी सेफ़ हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार की कंडीशन को बताया गया है। साथ ही ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक डाटा था उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। इस डाटा के अनुसार जो स्कूल गर्ल्स हैं वो स्कूल गर्ल्स जाने का जो रेशियो है वो रूरल एरिया में, और जो मेल और फीमेल का जो स्कूल का रेशियो है उसका कंपेयर किया गया है। और इस कंपैरिजन में ये बताया गया है कि जो रूरल एरिया में है वो केरला को छोड़कर जो अन्य स्टेट हैं उनमें स्थिति ठीक नहीं है। केरला में ही स्थिति ठीक है। मेल स्टूडेंट्स के बनस्पत जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको कम स्कूल भेजा जाता है। देखिए, केरला में जो स्थिति यहाँ पे बताई गई है वो 6 से जो 10 साल के बच्चे हैं वो 99.5% स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद में 11 से 13 हैं, फिर उसके बाद में 14 से 15 हैं, और फिर अंततः जो है वो 90%। देखिए, 6 से 10 वर्ष के जो बच्चों हैं उनका तो रेशियो 99% है, फिर उसके बाद में यह रेशियो 90% तक आ जाता है 16 से 10 वर्ष के उम्र में। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे जो शुरू में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं वो 15 साल के बाद में आते आते अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, या ये माना जा सकता है कि ये लगभग 10वीं क्लास तक इन बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसके बाद में ये पढ़ाई छोड़ दी जाती है लड़कियों के अलावा। और देखेंगे आप गोवा में, सिक्किम में और जम्मू कश्मीर में, इन सभी स्टेट्स में यही स्थिति है। सारे स्टेट्स में जो बच्चियों को जो पढ़ाने का जो समय है वो शुरू में तो काफ़ी अच्छा है, शुरू में 90% से ज़्यादा तो स्टेट में ऊपर ही है। और गुजरात में देखिए आप, गुजरात में यह 16 से लेकर 17 साल की एज का जो पैमाना है वो 45 पर आके रुका है। इसका मतलब 96% जो बच्चियां हैं वो पढ़ाई तो शुरू करती हैं, लेकिन सेकेंडरी की पढ़ाई भी उनकी पूरी नहीं हो पाती है। 45% का आंकड़ा यहाँ दिखाया गया है। इसी के साथ में जो वेस्ट बंगाल है उसमें भी ये 58% ही है, और 62%। और इस प्रकार से जो सारा डाटा है वो कम होता ही नज़र आ रहा है। इससे जाहिर सी बात यह है कि जो गर्ल्स हैं उन्हें एक समय के बाद में 10वीं या 10th या 12वीं के बाद में जो है वो पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, और इसी कारण उनकी जो एजुकेशन है वो पूरी नहीं हो पाती है। और एजुकेशन पूरी नहीं होने के कारण इनका जो रेशियो है वो नहीं बढ़ पा रहा है, सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन तक ही ये सीमित हैं। दूसरी और जो फ़ीमेल का जो रेशियो है वो फीमेल का रेशियो भी इसी प्रकार से है, लेकिन फ़ीमेल के रेशियो में जो गिरावट है वो गिरावट इतनी नहीं है। 60% 70% तक ही
यह एज ग्रुप देखा जा रहा है। एज ग्रुप इसके अकॉर्डिंग जो बात कही गई है वो यही कही गई है कि गुजरात में जैसे 97% फीमेल जो हैं वो एडमिशन लेती हैं और 85% 11 से 13 तक पढ़ती हैं और 14 से 15 तक आते आते वो आधी हो जाती हैं। और उसके अलावा 10th के बाद में अगर हम बात करें तो 10वीं के बाद में जो बच्चियां पढ़ती हैं, जो लड़कियां पढ़ रही हैं, उनका रेशियो 29% ही है। तो देखिए जो लड़कों का जो लेवल है वो यहाँ पर 45% है और उसके अलावा जो लड़कियों का लेवल है वो यहाँ पर 30% भी नहीं है। इसका मतलब जितनी बच्चियों ने जो पढ़ाई शुरू करी थी उसकी 1/3 भी यहाँ पर 10 से ऊपर पढ़ नहीं रही हैं। इस डाटा को यहाँ पर शो किया गया है। तो देखिए किस प्रकार से हम जो एम्पावरिंग वुमेन की बात कर रहे हैं और लड़कियों को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हें आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। इस डाटा के अनुसार, जो ये एक सरकारी डाटा है और इस डाटा के अनुसार तो यही लगता है कि केरल और सिक्किम, गोवा ऐसे स्टेट्स को छोड़कर जहाँ पर यह रेशियो 80 से ज़्यादा है, मणिपुर और मिज़ोरम से लेकर यह JNK से लेकर जहाँ पर यह रेशियो 80 से ज़्यादा है, वहीं पर ये स्थिति ठीक मानी जा सकती है। बाकी गुजरात जैसा स्टेट जहाँ पर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर साधन वहाँ पर सुलभ हैं, सरकार भी वहाँ पर अच्छा कार्य कर रही है, फिर भी यहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। और ये यहाँ पर जो लड़कियों का पढ़ाई का जो सेकेंडरी लेवल का स्तर है वो भी बहुत ही कम है। इसके बाद में यह कॉलेज में जाने पर तो शायद और भी कम हो जाता होगा। कॉलेज के बाद में और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर कोई बात करें तो वो रेशियो भी बहुत कम हो जाता होगा। इसी को लेकर यह बात इस आर्टिकल में भी कही गई है कि जो कोविड से रिलेटेड जो अगर गाइडलाइन है, जो प्रोसेस है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो जो भी गर्ल्स या बॉयज़ का जो रेशियो है वो स्कूल में कम हो जाएगा। और पेरेंट्स भी यही चाहेंगे कि जो कोविड के समय में हमारे बच्चे हैं वो अभी स्कूल नहीं जाएं और जाकर पढ़ाई ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि यह एक जानलेवा बीमारी है। और इसी प्रकार का ख्याल सबके मन में रहता है कि कहीं इस तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए जो इस कारण पूरे परिवार को परेशान होना पड़े। तो इस प्रकार की गाइडलाइन जारी कर और इस प्रकार की स्थिति को पैदा कर जहाँ पर पेरेंट्स को यह विश्वास है कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ ही उनके बच्चे सुरक्षित भी हैं, कोई बीमारी को लेकर उनमें कोई बात नहीं होगी, तो तभी जाकर यह जो सिस्टम है सुचारू रूप से आगे चल पाएगा। नहीं तो ऐसी स्थिति में तो जहां स्थिति पहले ही ख़राब है, लड़कों की भी ख़राब है और लड़कियों की तो बहुत ही ख़राब है, ऐसी स्थिति में यह जो रेशियो है स्कूल जाने का वो पूरे देश में और भी घट जाएगा। और जहाँ ये 29% है अभी की स्थिति में, तो 29% से ये घटकर 57% से ये घटकर आधा भी हो सकता है। तो इसी वजह से आज की स्थिति में यह बात की जा रही है कि जो गाइडलाइन है उसको फॉलो हर स्तर पे किया जाना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पब्लिक को उसे फॉलो करना है और बड़े इंस्टीट्यूशन को जो कि अगर कैपेबल नहीं है इस चीज़ में तो उनको ग्रांट मिलनी चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए कि इस प्रकार के कार्य वो करें, लेकिन कार्य करना मैंडेटरी होना चाहिए। और इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपने जो सुझाव हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।